प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कवि सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन है, उसमें दूसरे अवतरण का अध्ययन करेंगे। देखे क्षिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर, तीन तरवर सभी को रूप हर्यो है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे, सब श्री गन छाए चाहे वोई चित धर्यो है। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जू, ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है। विद्यार्थियों, इसका जो हम अध्ययन कर रहे हैं यह थोड़ा कठिन है, इसे ध्यान से समझें क्योंकि हमें इसे ग्रीष्म और वर्षा ऋतु दोनों के संदर्भ में समझाना होगा। पहला जो हमने पढ़ा था उसमें वसंत ऋतु का वर्णन था और अब है इसमें हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में। यदि ध्यान से समझेंगे तो हम आसानी से समझ लेंगे क्योंकि सभी ऋतुओं को हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। इसमें हमें लिखना होगा प्रस्तुत अवतरण कवि सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन में से अवतरित है। इसमें कवि ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है। क्या कहा देखो, पहले देखे क्षिति अंबर जले है चारी ओर छोर। कवि कहते हैं कि जब देखते हैं तो क्षिति का अर्थ है धरती, अंबर का अर्थ है आसमान या आकाश, जले है चारी ओर छोर। जब ग्रीष्म ऋतु में इधर उधर देखते हैं या चारों तरफ देखते हैं तो चारों तरफ जलन फैली हुई दिखाई देती है, भीषण गर्मी फैली हुई, तेज ताप फैला हुआ दिखाई देता है। क्या लगता है उसमें? तीन तरबर सब ही को रूप हर्यो है। उस समय तेज गर्मी में लगता है जैसे तीन का अर्थ है तिनके या ये कहें कि घास, तरवर का अर्थ है पेड़, तो ऐसे लगता है कि पेड़ पौधों सभी का ही रूप हर्यो है, हरण कर लिया है, अर्थात सभी का रूप छीन लिया है। क्योंकि तेज गर्मी में पेड़ पौधे हैं उन पर भी हरियाली नज़र नहीं आती है। तो कवि ने बताया है कि भीषण गर्मी पड़ती है तो चारों तरफ सब कुछ जलता हुआ नज़र आता है। पेड़ पौधों का जो रूप है, हरा रंग हरियाली है, वह भी हरी नज़र नहीं आती है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले। इस भीषण गर्मी में महाजर भारी जड़ी अर्थात तेज ताप, यहाँ भयानक जो ताप है, लू चलती है, उनके बारे में बताया। भीषण काल में बहुत ही तेज ताप फैल जाता है। भादव का अर्थ है तेज दावाग्नि। ऐसे लगता है कि जो लपट है, तेज लू चल रही है, वो दावाग्नि के समान लगती है। हमें इन शब्दों का ऋतु के अनुसार अलग अलग अर्थ निकालना पड़ेगा। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है, और जो बादलों से चलकर आने वाली हवा है उससे ऐसे लगता है जैसे जलते हुए पवन अर्थात तेज जो गर्म हवा सेक मानो पर्यो, जैसे स्तन अर्थात शरीर को सेक रही हैं, शरीर को तपा रही हैं। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे, और इसी वजह से सूर्य की तेज किरणों की वजह से
बचने के लिए दारुण तरे नदी सुख भावे, कि उन तेज सूर्य की किरणों से बचने के लिए और लोग हैं वो नदी में जाकर नहाकर या नदी के जल का सेवन करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं। श्री घन छाहे चाही बोई चित धर्यो है, और लोग ठंडी छाया में जाने के लिए विवश हो जाते हैं। श्री घन ठंडी छाया, घन बादलों की ठंडी छाया, चाहे वो चाहने की चित धर्यो है, मन में इच्छा होती है, सभी की इच्छा होती है कि कहीं कोई ठंडी छाया मिल जाए, वहाँ आराम करें। देखो चतुराई सेनापति कविताई की, जो कवि सेनापति कहते हैं कि देखिए मेरी कविता की चतुराई, देखो चतुराई, देखो चतुराई, चतुरता। सेनापति ने अपने बारे में कहा कि देखिए मेरी कविता की चतुराई। क्या किया है इन्होंने? ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो, तेज ग्रीष्म ऋतु को भी वर्षा के समान बना दिया, वर्णन कर दिया। अब हमें इन्होंने यह जो बात कही है, इस आधार पर हमें इसका वर्षा ऋतु के आधार पर भी वर्णन करना पड़ेगा। क्या है? देखो छिति अंबर जले है चारी ओर छू। वर्षा कवि ने बताया कि वर्षा ऋतु में जब देखते हैं छिति धरती और आसमान जले है चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है, जल ही जल नजर आता है। वर्षा ऋतु में यही स्थिति होती है। गर्मी में बादल और सब कुछ जलता हुआ नजर आता है, जबकि वर्षा में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है। तीन तरबर सभी को रूप हरे, और वर्षा होने से पेड़ पौधे सभी का रूप हरा नजर आता है। लगता है जैसे चारों तरफ हरियाली छा गई। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चली, और तेज झड़ लगने की वजह से इस काल में वर्षा की झड़, महाजर तेज झड़ लगने की वजह से यह क्रम लगातार भाद्रपद के महीने तक, भादों के महीने तक चलता रहता है। ये कहते हैं कि साठ सावन भाद्रपद, तो यह कहाँ महाजड़ लगती है, ज्योति भादव की होती चली, यह भाद्रपद तक चलती रहती है। जलद पवन तन सेक मानो पर, क्या बताया? इस समय बादलों की जो घटा है वो चारों ओर जल का सिंचन करती रहती है, सींचती रहती है। सेक मानो पर, जैसे सब कुछ सींच रही है। दारों तरनी तरे नदी सुख पावे, और इस समय ही कवि ने बताया है कि बादलों की घटा, ऊपर वाले बताया कि बादलों की घटा से चारों तरफ जल सिंचित होता है, और भादों के बाद ही दारों तरनी की सूर्य के दर्शन होते हैं। और बरसात में नदी में जो नाव से पार करना चाहते हैं उनके लिए वर्षा के मौसम में कठिन होता है। नदी सुख पावे सब, कि वो कैसे तर जाएं कि नदी से दूसरे किनारे पहुंच जाए तो उन्हें सुख महसूस हो, इसलिए यह सोचते रहते हैं। तेज बारिश की वजह से बाढ़ आने का भी डर रहता है, इसलिए सभी शीघ्र नदी पार करना चाहते हैं। श्री घन छाया चाही वो चित धर्यो है, और तथा घने बादलों की छाया से घिरे रहते हैं, तो अपने अपने शरीर को जल से बचाने का प्रयास भी करते रहते हैं। देखो जब कवि सेनापति कहते हैं कि मेरी कविता की चतुरता देखो, कि मैंने वर्षा को गर्मी के समान बना दिया है। दोनों विपरीत लिख सकते हैं, पहले गर्मी को वर्षा के समान बना दिया है, अब हमें लिखना पड़ेगा कि वर्षा को गर्मी के समान बना दिया है। आगे वाला पद देखिए, तीसरा। दामिनी दमक सुरचाप की चमक, श्याम घटा की झमक अति घोर घन घोर है। पहले हम ऊपर वाले में देखेंगे कि हमें विशेष में क्या लिखना है। विशेष में लिखना है कि कवि ने ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का मनोहारी वर्णन
किया है। और साथ ही हमने पढ़ा था कि कवि श्लेष अलंकार में प्रमुख हैं, तो श्लेष अलंकार का प्रयोग, और इसमें हमने देखा कि अनुप्रास, और यहाँ पर जो आया है तन से एक मानव प्रयोग है, मानव आ गया, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और साथ ही देखिए काव्यालिंग अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। दारुण तरनी तरे, यहाँ तीन तरवर, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, और रूपक अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। तथा कविता छंद में गति यति भी उचित है। अब देखिए आगे वाला, दामिनी दमक सुर चाप की चमक श्याम, घटा की झमक अति घोर घन घोर थी, कोकिला कलापी कल कुजत है जितित, सीकर ते शीतल समीर की झकोर ते, सेनापति आवन कहियो है मन भावन सु, लाग्यो तरसावन विरह जुर जोर ते, आयो सखी सावन मदन सरसावन, लग्यो है बरसावन सलील चहु ओर थे। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो अवतरण है, पद्यांश है, कवि सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन में से लिया गया। इसमें कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन, हमने पीछे वाले में भी पढ़ा, लेकिन उसमें प्रमुख रूप से ग्रीष्म ऋतु का वर्णन था, और कवि ने अपनी चतुराई से उस ग्रीष्म को ही वर्षा बना दिया था। लेकिन अब हम वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ेंगे कि वर्षा ऋतु आने पर एक नायिका, जिसका प्रियतम कहें या पति कहें, जो उससे दूर है, उसके पास नहीं है, उस समय उसकी कैसी स्थिति होती है, उसका भी साथ कवि ने वर्णन किया है। अब व्याख्या क्या लिखेंगे, दामिनी दमक, हे सखी, वर्षा ऋतु शुरू होने पर, जब सावन का महीना आता है तो दामिनी का अर्थ है बिजली चमकने लगती है, सुरचाप की चमक, और आसमान में सुरचाप इंद्रधनुष भी चमकता हुआ नजर आता है। श्याम की झमक अति घोर घनघोर है। फिर आगे कहती है कि काले काले बादलों की घटाएं हैं, वो भयंकर रूप से गर्जना करने लगी है। श्याम की घटा झमक की काले काले बादलों की घटाएं हैं, वो भयंकर गर्जना कर रही है। कोकिला कलापी कल कुजत है चितित, कोयल और मोर, कोकिला कोयल, कलापी मोर, कल कुजत इधर उधर है, वो मधुर स्वर में बोलने लग गए, जितित यहाँ वहाँ। सीकर थे शीतल समीर की झकोर थे, कवि ने बताया है कि जब वर्षा होती है तो वर्षा की बूंदें हैं वो ठंडी ठंडी, सीकर थे शीतल समीर, सीकर जल की बूंदें, शीतल ठंडी, समीर हवा की झकोर, हवा के झोंके के साथ वर्षा की जो बूंदें हैं वो ठंडी लगने लगती है। सेनापति आवन कयो है मन भावन सु, कवि सेनापति कहते हैं कि एक नायिका ने कहा कि मेरे प्रियतम ने मुझे आने के लिए कहा था। कहती है कि मुझे प्रियतम ने श्रावण के महीने में आने के लिए, या ये कहें कि वर्षा ऋतु में आने के लिए कहा था। लाग्यो तरसावन विरह जोर जोर थे, और इसलिए यह विरह का जोर है वो तरसाने लग गया, तड़पाने लग गया है। आयो सखी सावन मदन सरसावन, अब वो कहती है कि हे सखी, सावन का महीना आया और कामदेव ने भी उसमें के मन में भावना बढ़ा दी है। लाग्यो है बरसावन सलील चहु तोर थे, और सावन के महीने में जोरदार वर्षा है वो चारों तरफ होने लगी है। क्या कह रही है,
आयो सखी सावन, ये सखी सावन का महीना आ गया, लेकिन प्रियतम है वो मिलने नहीं आए। मदन सरसावन कामदेव है वो तरसाने लग गए हैं। काम की भावना है वह बढ़ गई है और चारों तरफ वर्षा है वो जोरदार वर्षा है वो होने लग गई है। अब इस पद्यांश में हमने देखा कि दामिनी दमक, कोकिला कलापी कलकुजत, सीकरते शीतल समीर, इन सभी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो हमें बताना पड़ेगा कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है तथा साथ ही इनमें रूपक और यमक अलंकार का। यहाँ हम देखते हैं कि सेनापति आवन कयोमन भावन सु लागे उतर सावन वीरा जो आयो सखी सावन मदन सरसावन लागे हुए बरसावन सरसावन बरसावन, इस प्रकार से आ रहा है। तो यहाँ पे यमक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है और कविता है वो ये भी है। अब हम आगे वाला पद देखते हैं। शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़ो दल, ये वर्षा ऋतु थी, अब है शीत ऋतु। निबल अनल गयो सूरी शेराय के, हिम के समीर तेई बरसे विषम तीर, रही है गरम भोन कोनन में जाय के, धूम नैन बहे लोग आगी पर गिरी रहे, हिये सो लगाई रहे नेक सुलगाय के, मानो भीत जानी महाशीत ते पसारी पानी, छतिया की छाह राख्यो पाउक छिपाई के। देखिए इसमें हमें प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत अवतरण कवि सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन में से लिया गया है। इसमें कवि ने शिशिर ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या लिखेंगे। कवि सेनापति ने बताया है कि शीत को प्रबल सेनापति चढ़ो दल कोपी दल कि शीत ऋतु अर्थात शिशिर ऋतु है वह प्रबल रूप से क्रोधित होकर आ गई है, अर्थात अपना क्रोध दिखाने लग गई है। शिशिर ऋतु अपनी पूरी शक्ति के साथ आ गई है, अर्थात बहुत तेज सर्दी है वो शुरू हो गई। निबल अनल गयो सूर्य से राय के, अग्नि है वह भी कमजोर पड़ गई है तथा जियो सूर्य से राय की सूर्य है वह भी ठंडा नजर आने लगता है। उसके सामने सूर्य भी कमजोर पड़ जाता है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है जब तेज सर्दी पड़ती है तो अग्नि का भी कोई प्रभाव नहीं होता है। आग है वह भी लगता है जैसे ठंडी हो गई है और सूर्य भी कमजोर हो गया है। हिम के समीर तेई वर्षे विषम तीर, और जो हवा चलती है हिम के समीर, समीर का अर्थ है हवा, हिम बर्फ के समान हवा चलती है वह बर्फ के समान लगती है। तेई वर्षे विषम तीर, ऐसे लगता है जैसे विषैले तीर बरस रहे हैं। शीत ऋतु में जब बर्फीली हवा चलती है तो लगता है कि ये कहें कि विषैले अर्थात न सहन करने वाले जैसे पैने तीर है वो बरस रहे हैं। रही है गर्म भवन कोनन में जाएगी, और लगता है जैसे गर्म हवा है वो है कहीं कोने में जाकर गर्म भवन गर्म हवा रह रही है कोनन में जाएगी, किसी कोने में जाकर आराम कर रही है। धूम नैन भाई कवि ने बताया है कि शरद ऋतु में धुएं की वजह से आँखों से पानी गिरता रहता है। लोग आगी पर गिरे रहे, लोग जब आग जलाकर बैठते हैं और आग जलाने से धुआं निकलता है तो धुएं की वजह से आँखों से पानी निकलता रहता है। धूम धुआं नैन आँखें बहे धुएं से की वजह से
आंखों से पानी निकलता रहता और वह आग पर गिरता रहता है। किए सो लगाई रहे नेक सुलगाई के, लेकिन फिर भी लोग उसे सुलगाकर अर्थात फिर भी उसे जलाने का प्रयास करते हैं और अपने हृदय से लगाए रहते हैं। नेक सुलगाई के उसे सुलगाकर अपने हृदय से लगाए रहते हैं, उसके सामने से हटना नहीं चाहते हैं, निरंतर उस आग के पास ही बैठे रहना चाहते हैं। मानो भीत जानी महाशीत ते पसारी पानी। मानो आ गया यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कवि ने बताया कि ऐसे लगता है मानो सभी बहुत डरे हुए हैं, भयभीत हैं। जाने महाशीत, बहुत ज़्यादा सर्दी जानकर। ते पसारी पानी, इसीलिए उसके ऊपर अपने हाथ फैलाकर बैठ जाते हैं। छतिया की छाया राख्यो पाउक छिपाई के, और उस आग को अपनी छाती की छाया में छिपाकर रखते हैं। अर्थात उस आग से वो दूर, पाउक आग से दूर नहीं होना चाहते। जैसे कहते हैं ना कि हम अपनी छतियों के सामने उससे दूर नहीं होना चाहते, उससे छोड़ना नहीं चाहते, वैसे ही शरद ऋतु में लोगों की स्थिति हो जाती है और उसे अग्नि को छोड़कर उससे दूर नहीं होना चाहते हैं। इसलिए हमें इसमें विशेष दिखना होगा कि इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरा अनुप्रास, उत्प्रेक्षा अलंकार, साथ ही साथ मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। कविता में छंद की गति बहुत ही सुंदर है। वह कविता गेय है। इनके कठिन शब्दार्थ हैं, उन्हें भी ध्यान में रखना है। जिस प्रकार से तरनी का, सूर्य और नौका, क्योंकि हमने देखा कि जो दूसरा पद्यांश था उसमें तीसरे में ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के दो वर्णन थे, एक नहीं, इसलिए उसमें सभी शब्दों के दो दो अर्थ दिए गए हैं। उसी आधार पर ही हमें इन्हें समझना है। कवि ने शरद ऋतु में आग का कमज़ोर पड़ना, सूर्य का भी कमज़ोर होना और लोगों को अपनी रक्षा के लिए उसे छुपा कर रखना आदि उक्तियों का प्रयोग किया है। से आग व शिशिर के माध्यम से मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग हुआ। इसमें अब पाठ्यपुस्तक के जो प्रश्न है उसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी करने हैं। कवि ने किस ऋतु को ऋतुराज कहा है, तो इसमें होगा वसंत ऋतु को। सूर्यचाप का अर्थ है इंद्रधनुष। विद्यार्थियों ने इन्हीं के आधार पर इस पाठ का सप्रश्न व्याख्या करनी है। धन्यवाद।